हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि पत्र लेखन से संबंधित है। और जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। सभी को राधे राधे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास होगी इतनी स्पेशल क्लास होने वाली है कि पत्र लेखन है, और पत्र लेखन के टेस्ट के साथ साथ आपको इसका हम सब कुछ दिखाते चलेंगे जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर भी होता जाएगा। ठीक है। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके पूछे गए प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न बार बार आपके आते हैं। उम्मीद है कि एक वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताइए। देखो दिया है अनौपचारिक पत्र। तो अगर आपको ये पता है कि अनौपचारिक पत्र पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो अनौपचारिक वाला पत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पर दिया है प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अनौपचारिक पत्र होता है जिसमें से घर पारिवारिक मामले होते हैं, अर्थात बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र होता है उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो जिसका जवाब यहाँ पर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना। तो परिवार वाला जो होता है सिस्टम वो आपका कौन होता है? परिवार हो, रिश्तेदार हो, इनको बोलते हैं लोग अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो जवाब बिल्कुल सभी का सही आ गया है, वेरी गुड। अगले प्रश्न को आते हैं। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा पत्र। पहले एक पत्र देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। देखो अनौपचारिक में तो हमें पता है कि नहीं कौन कौन से पत्र होते हैं जो आपके पारिवारिक मामले होते हैं, है ना। यहाँ पर औपचारिक पत्र क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध या पारिवारिक संबंध ना हो, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य को, ठीक है, प्रशासनिक पदाधिकारी को, व्यापारी को, संपादक को, समाचार पत्र के संपादक, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। और याद रखिएगा इनमें से कई प्रकार के आपके होते हैं, जैसे आपका कार्यालय, संपादकीय, व्यवहारिक, और ये सभी औपचारिक होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है छोटे संबंधियों को संपत्र को में संबोधन क्या लिखेंगे? अगर कोई आपसे छोटा भाई है, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? चिरंजीवी लिखोगे, हितैषी लिखोगे, या पूजनी लिखोगे, या परम पूज्य लिखोगे? यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना। तो संबोधन में आप उसे क्या बोलेंगे? टू का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर चिरंजीवी आ रहा है, सभी का जवाब चिरंजीवी आ रहा है, किसी का हितैषी आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो यूज किया जाएगा इसको यूज किया जाएगा, कौन सा? ए नंबर, चिरंजीवी यूज किया जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा कह सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, यहाँ पर दिया गया है अपने से छोटों के लिए। ठीक है, अपने से छोटों के लिए जब भी किसी को क्या बोला जाएगा तो उसे चिरंजीवी बोलेंगे, प्रिवर बोल देंगे। ठीक है, नाम भी ले सकते हैं, परम मित्र भी कह सकते हैं अगर मित्र के हिसाब से अगर है। ठीक है, आयुष्मान बोल सकते हैं। तो ये आपका होता है, ठीक है ना। और अगर उसे आशीर्वाद देंगे तो शुभ आशीर्वाद बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं किस हिसाब में, तो आपके इस हिसाब से लिखा जाता है। लेकिन ये जो बोला जाता है, ये जो पूछा गया है, ये वाला खाना पूछा गया है। ठीक है, चिरंजीवी, प्रिवर, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? यहाँ पर 3 नंबर। तो 3 नंबर में आप देखिए कह रहे हैं वैयक्तिक मतलब व्यवहारिक जो आपका होता है, नापा तुला हो गया। दिया है बाहर और भीतरी बातें। इसमें जो कार्यालय आदेश के गुण हैं उनमें से ये शब्द आपको नहीं मिलेगा, आपकी बाहर भीतरी बातें, इनसे कोई लेना देना आपका नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं ये कार्यालय आदेश के आपके मूल गुण आपके इसमें से आपके नहीं होते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे? बताइए कि यहाँ पर बताइए कि अगर आयकर से आपको माफी चाहिए, मुक्तिपूर्ण, ठीक है, तो आप किसे पत्र लिखेंगे? आयकर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आयकर की बात हुई है तो हम लोग किसे लिखेंगे? यहाँ पर 4 का जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आयकर अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, किसे लिखेंगे? आयकर अधिकारी को लिखेंगे। जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आयकर अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया है बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के, तो इसमें से आप किसे लिखेंगे?
तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा भाई, 5 नंबर में 5 का ए आ रहा है, संभरक आ रहा है। चलिए यहाँ पर सी आ रहा है, बल विभाग आ रहा है, संभरक आ रहा है। चलिए तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, इसे हम लोग संभरक बोलते हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसे विभाग की बात करें तो वहाँ पर संभरक होता है, इसका जवाब जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा संभरक आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार अभी मिलने वाले हैं, है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले उसका थोड़ा सा पता चल जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर पत्र का विषय दिया है और इसके अधिकारी दिया है। यहाँ पर दिया मच्छरों के प्रकोप से, अगर मच्छर आपके यहाँ पर हैं, है ना, तो आप किसे लिखेंगे, तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है ना, जो आपका जिलाधिकारी होता है उसे। बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए तो वही आपका माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे। ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें कि अगर बस स्टैंड के आसपास आवारागर्द जो लड़के होते हैं ना, है ना, वो आपके छेड़खानी करते हैं तो आप थानाध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। ठीक है ना। आयकर विभाग से माफी, तो अभी देखो आयकर विभाग से आया था ना, तो आयकर अधिकारी को हो गया था। दैनिक जागरण में संवाददाता के लिए जो पत्र लिखा जाता है तो हम लोग संपादक महोदय का प्रयोग करते हैं। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के लिए सूचना देने के लिए देखो संभरक होता है। क्या होता है भाई, संभरक होता है। मिल गया ना पॉइंट। अगला दिया है अपने कार्यालय से अनुभव, ये भी अभी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, महोदय अर्थात मैनेजर, ये कह सकते हैं व्यवस्थापक महोदय को। ठीक है, मैनेजर को लिखा जाता है। अगला 2-3 पॉइंट और है कि विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए आप प्रधानाचार्य महोदय को लिखेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तो आपका प्रधानाचार्य महोदय को। ठीक है, ये पॉइंट आपके हैं, अभी आपको मिलने वाले हैं सभी। चलिए कर आपसे औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र जो अभी हमने बताया था ऑफिस वाले होते हैं ना, तो औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। विषय दिया है, अभिवादन दिया है, पता दिया है और आपका दिनांक दिया है। 8 का जवाब क्या आएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा भाई। चलिए 8 का सी आ रहा है, 8 का बी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। तो याद रखिए 8 का जवाब जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा कि जब भी कोई औपचारिक पत्र होता है उसमें अभिवादन नहीं किया जाता है। ठीक है, अभिवादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अभिवादन आपका नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको हमने दे दिया है, देखो औपचारिक पत्र में अंग में क्या क्या मिलते हैं, तो पत्र संख्या, शीर्ष कार्यालय, प्रेषक, सेवा में, प्रेषी, स्थान, दिनांक, विषय, संबोधन, निर्देशन, स्वनिर्देशन, हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर देखो दे दिया गया है कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये पॉइंट आपको हमने बताया भी है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अभिवादन का प्रयोग कभी भी औपचारिक पत्रों में नहीं करते हैं। चलिए अगला है व्यवसाय पत्र, जो व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। अगर आप व्यवसाय के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो व्यवसाय के पत्र के लिए आप संबोधन में क्या लिखेंगे, व्यवसाय के पत्र में आप संबोधन में क्या लिखेंगे। तो भाई वहां पर आपको ऐसा तो नहीं है व्यवसाय में आप किसी को पैर छूने लगो जाके, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। वहां पर सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, महोदय शब्द। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, महोदय शब्द प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसको आपको पता नहीं कि भाई क्या ये तो सिर्फ व्यापार के हिसाब से होता है ना, वहां पर आप संबंध जोड़ने थोड़े जाओगे। तो इस कारण से कह सकते हैं कि संबोधन वहां पर हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे, तो संबोधन प्रयोग करेंगे, महोदय का प्रयोग करेंगे संबोधन के रूप में जब व्यवसाय संबंधी आपका पत्र होता है। ठीक है ना, जवाब कहाँ आएगा आपका बी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिया गया है कि व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, अतः इन पत्रों में संबोधन महोदय या महाशय आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों में नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि अभिवादन शब्द जो आपके होते हैं व्यावसायिक पत्रों में, तो नमस्कार का प्रयोग मत करिएगा, महोदय का और महाशय का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जो अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कथन गलत है पूछा गया है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला पॉइंट आपका है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। दूसरा दिया है कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो ये देखो लिया है अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष में नहीं होता है, ये अन्य पुरुष में नहीं होता है, तो होता क्या है, ठीक है अभी बताते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर बी वाला आपका यहाँ जो पॉइंट है ये गलत है, ये पॉइंट जो आपका गलत है तो उसको समझ लीजिए यहाँ पर होता क्या है।
तो देख लीजिए कि जो आपका अर्धशासकीय पत्र का स्वरूप होता है व्यक्तिगत के समान रहता है, यह पत्र एक वचन में होना चाहिए और उत्तम पुरुष में। देखो किस में होना चाहिए, तो आपके उत्तम पुरुष में लिखा जाना चाहिए। जो आपके अर्थशास्त्र की पत्र का स्वरूप होना चाहिए वो आपके उत्तम पुरुष में होना चाहिए। लिखा है ना पूरी तरीके से, समझ में आ गया ना। तो उत्तम पुरुष होना चाहिए, ना कि कोई अन्य पुरुष होना चाहिए, ठीक है ना। इस पत्र की भाषा आत्मीय मैत्रीपूर्वक मतलब मित्रता पूर्वक युक्त होनी चाहिए। इस पत्र को औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। औपचारिक शब्दों से यहाँ पर लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र लिखा जाता है। ये देखो लिखा है प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र लिखा जाता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है। याद रखिए इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, उसमें पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये पॉइंट अभी पूछा जाएगा, ठीक है, पॉइंट अभी पूछा जाएगा, ठीक है। और पत्र के अंत में निर्देशन में आपका विश्वासी, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए आप सिर्फ प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो प्री का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर, कह रहा है संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में कम शब्दों में लिखना चाहिए, 13 का जवाब दीजिएगा। ये टॉपिक ऐसा है ना कि सभी को समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने पूरी तरीके से ऐसे बनाया है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ऐसे टॉपिक में पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, है ना। यहीं पर अगर का खा गा गा अंगा पढ़ा रहे होते जो उनको आता है तो वो लोग खूब देखते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक को देखने में उनको आनंद नहीं आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम तो टीचर हैं, हमें तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, हमें हर एक को लेके आना मतलब कह सकते हैं देखना पड़ेगा। चलिए संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जवाब आपका आएगा यहाँ पर ए नंबर 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 1/3 होना चाहिए, ठीक है ना। और संक्षेपण वाले पॉइंट से 2-3 पॉइंट आपके पूछे जाते हैं कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लेख का मूल भाव जो है वो आपका नष्ट ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है कि संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण होता है। संक्षेपण जो होता है सामान्यतः मूल पाठ से कितना 1/3 शब्दों में लिखा होना चाहिए। देखो यही पॉइंट आपसे पूछा गया था। संक्षेपण की जो भाषा होनी चाहिए तो सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। इसमें समास बहुलता मतलब समास जैसे शब्द अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होना चाहिए, ये आपको दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अगर कोई माता पिता हैं और अपने पुत्र को अभिवादन देना चाहते हैं तो आप ऐसे मतलब किस प्रकार के करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपके गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो भाई यहाँ पर सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को तो पसंद आता नहीं है टॉपिक, है ना। तो जितने लोगों को मजा आ रहा है वो लोग जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो आपका 14 का जवाब दिया है और 14 का ऑप्शन राइट आपका जो बनेगा कौन आएगा, तो उनको क्या करेंगे भाई, तो उनको शुभ आशीर्वाद ही तो देंगे ना, आशीर्वाद का ही तो देंगे ना उन्हें। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा शुभ आशीर्वाद। जब भी कोई माता पिता अपने पुत्र को लिखते हैं पत्र तो वहां पर शुभ आशीर्वाद का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जब आ रहा है तो आपका देख लीजिए 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अगर अपने से बड़ों को अगर पत्र लिखना है तो संबोधन में क्या करेंगे, पूज्य पिताजी, पूजनीय माता जी, आदरणीय गुरु जी के लिए ऐसे करेंगे, पूज्य चाचा जी, है ना, ये संबोधन में करेंगे। अभिवादन में क्या बोलेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते, जैसे लड़कियां होती है ना सादर नमस्ते बोल देती हैं, ठीक है ना। स्वनिर्देशन में अर्थात आपके यहाँ पर आपका स्नेही जो लास्ट में लिखा जाता है, तो आपका स्नेह कांक्षी, आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये आपका अभिवादन में नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप मित्र को लिखते हैं, मान लीजिए अगर अपने मित्र के लिए अभिवादन जो आपको करना है तो आपका नाम लिख सकते हैं, प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय भाई बहन, जो भी लिखना है ना। और उसमें से आप क्या करेंगे, शुभ कामनाएं या सब नमस्ते कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप होंगे, भाई होंगे, बहन हो, वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अपने से अगर छोटे हैं तो अपने से छोटे के लिए देखो अभी हमने बताया था ना, चिरंजीवी, प्रियवर नाम कर सकते हैं, आयुष्मान कर सकते हैं। और वहाँ पर बोलोगे शिव आप आशीर्वाद ही तो दोगे ना, खुश रहो, चिरंजीव रहो, ऐसे बोल सकते हो। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है कहाँ से। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। पूरी तरीके से आज हमने यहाँ पर ठान लिया है कि पत्र लेखन समझ में आपको आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर देखो लिया अधिसूचना प्रकाशित होती है, ये जो प्रकाशित होती है कहाँ पर होती है, 15 नंबर में कह रहा है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में या सामान्य रूप से सामान्य पत्र के रूप में। जवाब कहाँ पर जाएगा, जवाब यहाँ पर आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, सरकारी गजट में होता है जो अधिसूचना होता है, ठीक है, अधिसूचना नोटिफिकेशन, ठीक है, आपका ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अधिसूचना था नोटिफिकेशन, कि अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति हो या पदोन्नति हो या अवकाश स्वीकृति, उसके स्थानांतरण की जो सूचना होता है वो राजपत्र, ठीक है, राजपत्र अर्थात गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है, इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अधिसूचना कहाँ से, तो राष्ट्रपति की ओर से या राज्यपाल की ओर से आपका यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट मिला जाता है जो अभी पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी पॉइंट अभी मिलेगा प्रश्न में, क्या मिलेगा कि अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। याद रखिए जो अधिसूचना होता है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, समानता या सरकारी गजट में ही प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, यह भी पॉइंट अभी मिलेगा कि इसमें से प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख होता है, ठीक है ना। बस यही पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना था। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है, 16 नंबर। चलिए 16 नंबर आपसे पूछा गया है, तो 16 नंबर में आपका दिया है निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति और संपादक का नाम। जवाब कहाँ पर हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर देखिए आपका निमंत्रण पत्र, ये कह सकते हैं कि सरकारी पत्र में आपका नहीं होता है ना, कार्यालय पत्र में नहीं होता है। ये जो आपका आता है एक रिश्ते वाले में होता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग क्या बोल देते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। तो याद रखिए ये इसमें से आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालयीय आदेश जो आपका होता है कहाँ से प्रेषित होता है, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, ठीक है, मतलब उच्च अधिकारी से निम्न की ओर आता है, अर्थात आपका जवाब आपका भी हो जाएगा यहाँ पर वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर आपका आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्या किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया था, है ना, तो यहाँ पर थ्योरी हमने आपको बता दिया, तो आप जवाब आप दे सकते हैं बिल्कुल से। जवाब आपका 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपका होता है अधिसूचना अर्थात आपका नोटिफिकेशन होता है। समझ में आ गया, बिल्कुल तरीके से आ गया ना, 18 का ए नंबर आपका हो जाएगा क्लियर। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है कि व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन आपका कौन सा है। यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र जो आपके होते हैं जो रिश्ते वाले में, कह रहा है इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। दूसरा पॉइंट है इन पत्रों में आपसी संबंध कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई यहाँ पर जो आपसी संबंध है इनका तो प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो अपना रिलेशन होता है वो तो आपको इनमें होना चाहिए, है ना। वहीं पर दिया है इनके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर हाँ कह सकते हैं इसके अंतर बड़ों की तरफ से लिखे जाते हैं। जी हाँ, बी वाला पॉइंट जो दिया है इन पत्रों में आपसी संबंध कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भाई आपसी पत्र तो ही होते हैं व्यक्तिगत वाले पत्र, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी वाला आपका पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र के संबंध में पूछा गया है 20 नंबर। व्यवसायिक पत्र के संबंध में पूछा गया है कि क्या पॉइंट सही है। पहला पॉइंट दिया है ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका सही है, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा दिया है कि ऐसे पत्रों की में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है ना, बल्कि तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं, ये तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन आपका दिया गया नहीं है ना। तो इसकी थोड़ी सी देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यवसायिक पत्र होता क्या है। तो व्यवसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसायिक पत्र विभिन्न व्यापारी व्यवसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यवसायिक पत्रों का क्षेत्र व्यापक अर्थात विस्तृत होता है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर, देखो मैनेजर की सामग्री या माल मंगवाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट शब्दावली, रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती। देखो ये दिया गया ना, अर्थात मतलब वो आपका पॉइंट सही था, है ना, वो पॉइंट आपका सही था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका आ गया। अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट अभी आपको मिलेगा कि व्यवसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है।
इन पत्रों में संबोधन जो होता है महोदय और महोदय आदि का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें नमस्कार का प्रयोग नहीं किया जाता है, अभी हमने स्टार्टिंग बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अगर अभिनिवेदन करना है तो उसमें से क्या लिखेगा। तो भाई जब अभिनिवेदन होता क्या है, जब पूरा पत्र नीचे लिख लो और इसके बाद होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर प्रयोग होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसी का तो प्रयोग करते हैं आप, है ना। जवाब कहाँ हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक पृष्ठों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। देख लीजिए, जब कोई सरकारी पत्र हो या कोई कार्यालय ज्ञापन हो, एक साथ अगर अन्य पृष्ठों को भेजा जाए तो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका 22 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए नंबर, यह आपका होता है परिपत्र उसे बोलते हैं। कई बार आपने पढ़ा भी होगा और हमने आपको पढ़ाया भी है, हर एक लगभग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको मिलता है। अगला है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र, है ना। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे पत्रों को हम लोग बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। क्या बोलते हैं भाई, उसे अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी की बात की है, रिलेशन की बात नहीं किया है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। देखिए अभी हमने आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है तो आप किसे लिखेंगे। तो भाई किसे लिखेंगे, देख लेते हैं। कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा यहाँ पर, कह रहा है प्रधानमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, माननीय शिक्षा अधिकारी को, माननीय प्रधानाध्यापक को। तो भाई ये जो आपका स्वास्थ्य अधिकारी होगा उसी को लिखेंगे ना। तो जवाब कहाँ पर आएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, पूरा समझ में आएगा। हमें पता है जिस हिसाब से हमने यहाँ पर बता रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो एक ही पत्र अगर राज्य सरकारों को भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से मान लो, तो सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि इसका जवाब भी करना आएगा तो आपका परिपत्र ही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना मतलब आपका नोटिफिकेशन, तो इसका कहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो आपका आदेश होता है तब करते हैं, है ना, आदेश में करते हैं, नियम होगा, अधिकार होगा तो होगा, लेकिन कर्तव्य के मामले में हम लोग यहाँ पर अधिसूचना का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कर्तव्य के मामले से कोई मतलब नहीं है आपके, अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के मामले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अदर आपके यहाँ पर सभी सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो संबोधन में किसका प्रयोग करेंगे। तो बताइए संबोधन में किसका प्रयोग कर देंगे। और मित्र हैं तो भाई उनको पूजनी बोलेंगे क्या, महोदय बोलेंगे क्या, आदरणीय मित्र बोलेंगे। यहाँ पर जवाब हम लोग जो दे देंगे ऑप्शन राइट आपका 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे प्रिय मित्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जवाब कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रिय मित्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहे कौन सा कथन आपका यहाँ पर कह सकते हैं गलत है। कौन सा कथन आपका गलत है। देखो यहाँ पर पॉइंट 28 नंबर आपसे कह रहा है, पहला पॉइंट दिया है कि अर्धशासकीय पत्र मित्रता भाव में लिखा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी अर्थात जो आपका श्रेयंसली होता है लिखा जाता है। इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर पद का उल्लेख भी करता है। तो देखो हमने बताया था इसमें भेजने वाला जो पत्र होता है ना हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर का उल्लेख नहीं करता, लेकिन अपने पद जो होता है ना पद का कर सकते हैं, हस्ताक्षर करने के पद का उल्लेख भी करता है। तो ये गलत दिया है, ये गलत दिया है कि जो भी आपके ऐसे होते हैं लेटर उसमें अपने हस्ताक्षर करके उसका पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो प्रायः समान अधिकारी को होता है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो उसके पद का उल्लेख नहीं किया जाता है ना। प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, उसके पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। देखो ये पॉइंट साफ साफ आपको लिखा है। और पत्र के अंत में जो स्वनिर्देशन होता है आपका विश्वासी का लगा सकता है, प्री लगा सकता है। पूरा क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। और सीटेट के लिए भी पढ़ सकते हैं भैया। आपको तो पता चल रहा होगा कि भैया जो पढ़ रहे हो आप जो पढ़ रहे हो तो उसमें बताइए क्या सीसेट में नहीं आता है, या आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ पत्र लेखन होता है कोई इसका एक्स्ट्रा आता है। यहाँ पर जितने भी पत्र बता रहे हैं आप बता दीजिए, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो तो बताइए।
सभी टोटल तो आता है ना, तो ये हिंदी पूछने वाली चीज़ आपका नहीं होता है ना, ये पूछने वाली चीज़ नहीं है कि सर ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, टोटल आपका आएगा। ठीक है, चलिए, कहे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर परिपत्र होता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो 30 का जवाब भी आप कह सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे? परिपत्र ही कह देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा कथन आपका गलत है। कह रहा है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो ये पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया। दूसरा है महोदय में महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, पत्र संख्या में सबसे ऊपर संख्या लिख देते हैं, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका गलत है ना, पहला पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कल के क्वेश्चन, कल के प्रैक्टिस सेट में मिला था, शासकीय पत्र वाला कल मिला था क्वेश्चन यही, कि दाईं ओर जो होता है उसमें प्रेषक का नाम होता है और उसका जो स्थान होता है और दिनांक होता है दाईं ओर होता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि ये जो आपका है, आपका ए नंबर आपका, ये कह सकते कथन आपका गलत है। ठीक है सर, ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। और भाई नफीसा जी, आपको आता क्या है? आपको आता क्या है? आपको रीजनिंग मैथ भी दिक्कत करता है, आपको सब कुछ दिक्कत करता है, और हम आपको इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर छोटा बउआ भी होगा ना, छोटा बउआ भी होगा, वो भी समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सरकारी पत्र दिया गया है, देख लीजिए जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर पत्र संख्या होती है, प्रेषक होता है जो भेजने वाला होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया गया, देखो विभाग का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेवा में दिया गया है, मुख्य सचिव दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये पॉइंट आपको दिया गया है, देखो इसके नीचे आपको लिखा गया है, जो कि आपके कहाँ पर है? दाएं साइड में लिखा है, दाएं साइड में लिखा है, दाहिनी ओर लिखा है ना, स्थान लिखा गया है और आपका दिनांक लिखा गया है। मिल गया ना ये पॉइंट? आ गया। चलिए, और यहाँ पर देख लीजिए, ये आप सबको दिया गया है। और इसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट अभी पूछा जाएगा कि जो इसकी बाईं साइड होता है तो उसमें जो आपका प्रेषित होता है उसका नाम होता है, संलग्न आपके जो भी होता है। यहाँ पर आपके जो दाहिनी साइड होता है वहाँ पर आपके हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, आपको जवाब देना है। भाई हमने आपको मतलब आपकी कह सकते हैं कि आप लोग कमज़ोर हैं, या मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये समझ लेते हैं कि आपको नहीं आता है पत्र लेखन, तो इसी कारण से हमने आपको हर जगह क्रॉप करके हर एक चीज़ का आंसर दिखा दिया है और दिखा भी दिया है कि किस प्रकार का लेटर होता है। अन्यथा हमें कोई चींटी नहीं काट रही थी कि हम आपको मतलब सब कुछ दिखाएं, सीधा आंसर बोलते, क्वेश्चन बोलते और आंसर मारते चले जाते, और आपको समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। लेकिन हम आपको सब कुछ दिखाते चल रहे हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जिला अधिकारी को तो लिखेंगे, है ना, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जिला अधिकारी को हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। देखिए अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन क्या देंगे भाई? उनके पैर छूने जाएंगे क्या? आप उनके पैर छुएंगे क्या? 33 वाले में तो वहां पर माननीय महोदय का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? माननीय महोदय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, माननीय महोदय आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आता है? देख लीजिए, अगर अपने विद्यालय की किसी भी मनोरंजन या घटना का वर्णन कर रहे हैं और अपने मित्र को लिख रहे हैं तो पत्र की जो कोटि है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये आपका होता है व्यक्तित्व, मतलब कह सकते हैं कि ये पर्सनल वाला जो व्यक्तित्व होता है ना, तो व्यक्तित्व वाले जब होते हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं व्यक्तित्व वाले। व्यक्तित्व मतलब होता है कि व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र या घरेलू पत्र या सामाजिक पत्र या अनौपचारिक पत्र इन्हें कहा जाता है। इनमें से आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, ठीक है ना, इनमें कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? देखिए कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वो कहाँ पर होता है? 35 नंबर। तो ये आपका कहाँ होता है? तो नीचे और दाहिनी ओर, नीचे और दाहिनी ओर। हमने अभी पत्र दिखाया था ना, तो इस साइड में अर्थात सब कुछ लिखने के बाद इस साइड आपको दिखाया गया था, है ना, हस्ताक्षर आपको दिया गया था ना, तो यहाँ पर नीचे और दाहिनी ओर होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित
सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो देख लीजिए, नियम दिया हो, आदेश दिया हो, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में है, तो ऐसे में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में बोलते हैं अधिसूचना। अभी हमने बताया था ना, अधिसूचना अर्थात आपका नोटिफिकेशन होता है। जवाब जो आपका आएगा सी हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदावधि आदि सूचनाएं दी जाती हैं। तो देखो, नियुक्ति करना है, छुट्टियों की स्वीकृति लेना है, पदावधि करना, बढ़ाना है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका भी जवाब कहाँ पर जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका, ये भी आपका होता है कार्यालय आदेश ही होता है ना। समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से, अब तो समझ में बिल्कुल से आ रहा होगा। चलिए, कह रहा है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करेंगे। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, किसको अभिवादन कहते हैं, अभिवादन किसको कहते हैं, है ना। तो अभिवादन क्या होता है, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका 38 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सोना बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। लिखिए, अगर छुट्टी के लिए अगर आप लिखते हैं, तो छुट्टी के लिए अगर आप लिखते हैं पत्र, तो किस प्रकार का पत्र होगा, तो घर पारिवारिक वाले होंगे क्या, घर पारिवारिक नहीं होंगे ना, वो होंगे आवेदन पत्र बोलेंगे उसे, ऑप्शन बी आवेदन पत्र आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, ठीक है, सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो याद रखिए, ऐसे जो आपके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अधिसूचना। जो अभी आपने पढ़ा था नोटिफिकेशन, वही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यही क्वेश्चन 2019 में बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, तो शुभेच्छु लिखेंगे, शुभचिंतक लिखेंगे, आपका लिखेंगे या बहुधी लिखेंगे। तो निम्नलिखित पत्रों में से अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखते हैं, तो अभिनिवेदन जो आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा भवदीय। क्या लिखा जाएगा, भवदीय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, भवदीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है वैयक्तिक पत्र, मतलब जो आपके कह सकते हैं पर्सनल वाले होते हैं, वो आपके कह सकते हैं किसके मध्य होते हैं, तो आपके सरकारी जो मतलब माफ करिए, जो सगे संबंधी होते हैं, वहीं व्यक्तिगत पत्र आपके होते हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं रिश्तेदार, मित्र वगैरह, है ना, ये इसमें आते हैं, सगे संबंधी की मित्र आता है। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं यहाँ वाला पॉइंट कौन सा आपका हो जाएगा। कह रहे हैं इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अधिसूचना में जो आपका होता है प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यही पूछा गया था। ठीक है ना, वहीं पर इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं, सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से ही जारी किया जाता है, माना जाता है ना। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया, क्योंकि प्रेषक का उल्लेख कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं केरली होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है ना। चलिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। प्राप्तकर्ता का पदनाम, दिनांक, प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम या सेवा में। जवाब क्या देंगे, तो जवाब आपका देंगे क्या, तो ये जो आपका पदनाम होता है कौन सा, ये वाला प्रेषक अधिकारी का नाम, पद जो आपका है, ये आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो 44 का ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी का प्रयोग हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, और सर जी आज की क्लास का टॉपिक मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, बट आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आएगा। और जो लोग हार मान लेंगे उनको हमारे एग्जाम के समय होगा ना, तो कहेंगे सर जी पत्र लेखन का वीडियो दे दीजिए, सर जी प्लीज़ पत्र लेखन पढ़ा दीजिए, प्लीज़ पढ़ा दीजिए। वहाँ पर इतना रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, फिर हमें गुस्सा भी आती है कि जब हमने पढ़ाया था तब ने आप पढ़ा नहीं है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया है पल्लवन के लिए अपनाई जाती है, पल्लवन के लिए जो अपनाई जाती है किस प्रकार की, तो पल्लवन में याद रखिए ना ही हम समास का प्रयोग करते हैं, पल्लवन में ना समास करते हैं, ना व्यस्त शैली, ना ही अलंकार शैली। यहाँ पर जो शैली होती है नियमन होती है, नियमन वाली शैली होती है, यहाँ पर मोहरों वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी पल्लवन भी दिखाते हैं कि होता क्या है पल्लवन।
देखो संक्षेपण के लिए जरूरी है, देखो संक्षेपण के लिए क्या जरूरी है, तो संक्षेपण के लिए जो आपका जरूरी होता है क्या होता है, तो सीधी भाषा हो, सरल हो, सहज हो, व्याकरण मरम्मत या स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। तो पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, व्याकरण सम्मत, ठीक है। यह देखो असम्मत दे दिया है, बल्कि सम्मत होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है संक्षेपण में प्रवाह एक गुण है। संक्षेपण में किसका प्रवाह एक आवश्यक गुण है, तो किसका प्रवाह, तो 47 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा डी, कि भाव और भाषा का। किसका, भाव और भाषा का। क्यों, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम लिखने में ही तो प्रयोग करेंगे ना, भाव का और भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे। जब भी संक्षेपण लिखा जाता है उसमें किसका प्रवाह होना चाहिए, भाव और भाषा का होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, पल्लवन में विषय का किया जाता है। पल्लवन में विषय का किया जाता है, मतलब कह सकते हैं 48 वाले में जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर विस्तार किया जाता है, पल्लवन में विषय का किया जाता है, विस्तार किया जाता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है, तो 49 का जवाब कब भी हो जाएगा, यहाँ पर विस्तारण होता है ना। पल्लवन वाला समझ में नहीं आया आपको, है ना, पल्लवन समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं सर जी जेल वार्डन के पेपर में आता है क्या। अरे यार प्रैक्टिस सेट आपको लगवाते हैं, समझ में नहीं आता क्या आपको, तो ये तो पता ही हो रहा है कि हम जेल वार्डन में लिखवाते हैं, उसमें पत्र वाला क्वेश्चन आता है, वही सिंपल सी बात बार बार करते हो कि सर जी क्या आता है कि नहीं आता है। यार कौन सा ऐसे एग्जाम है जिसमें पत्र लेखन का क्वेश्चन नहीं आता है, 2-3 एक छोड़ दीजिए, फालतू वाली बातें करते हो, दिमाग नहीं है 1% का। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया पल्लवन, पल्लवन क्या है इसको समझ लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कह रहा है इसे विस्तारण क्या बोलते हैं, इसे विस्तारण बोलते हैं, भाव विस्तारण बोलते हैं, भाव पल्लवन आदि नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह कह रहे हैं भाव पल्लवन का अर्थ क्या होता है, कि किसी भाव का विस्तार करना, ठीक है ना, विस्तार करना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है, इस प्रकार पल्लवन में किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी अगर लोकोक्ति है तो उसका विस्तार से ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसके विस्तार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त या आप कह सकते हैं जटिल हो, तभी तो विस्तार करेंगे ना, क्योंकि जो सूक्तियां होती हैं छोटी होती हैं, इनको विस्तार में करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए पल्लवन संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा होता है। जो देखो सारांश लिखते हैं ना, तो मतलब सारांश में बहुत चीजें लिख लेते हैं, इसका उल्टा होता है कि हम लोग छोटे शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है पल्लवन के कुछ नियम है, कि पल्लवन से पूर्व मूल अवतरण के वाक्य लोकोक्ति साथ में क्या दिया है, भाव का विस्तार करते समय, भाव या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, उनको दे सकते हैं, उदाहरण समझा सकते हैं। वाक्य छोटे हों, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, व्यवहारिक हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना चाहिए। अभी आ जाता ना विस्तार करना चाहिए, तो ये विस्तार आपका हो गया, मतलब उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, ठीक है ना। पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य पुरुष में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि पल्लवन अगर किसी को लिख रहे हैं तो इसमें से किसके लिए, तो अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा, इसमें से उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, मतलब हर एक बार वही शब्द नहीं लिखना चाहिए, और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। ये पल्लवन होता है, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, कह रहा है के लिए मूल विचारों अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसमें जो आपके होते हैं जो भाव विचार है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, तो जवाब आपका हो जाएगा बी, इसे पल्लवन कहते हैं, ठीक है। अब जवाब आप दे सकते हैं ना, क्योंकि मूल विचार है, इनको पूरी विस्तार से आपको समझना है, ठीक है ना। तो आपका जवाब आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पल्लवन प्रायः जो काव्य पंक्ति का किया जाता है उसमें क्या करते हैं, तो पल्लवन में जो प्रयोग किया जाता है क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए सूत्र हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर सूत्र है, मुहावरे, लोकोक्ति है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये सेम टू सेम ऑप्शन है ना, तो सेम टू सेम ऑप्शन है, इसका मतलब कह सकते हैं दोनों आपके यहाँ पर पॉइंट आपके सही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि पुनरावृत्ति लिखा है, ये गलत लिखा है। यहाँ पर देखो सूत्र लिखा है, तो ये भी पॉइंट गलत है। तो जवाब यहाँ पर 2 पॉइंट आपके सेम टू सेम लिखे हैं, ये 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किसी विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, है ना।
यहाँ पर अगर एक पॉइंट आपको जो खाली स्थान भरा है यहाँ पर क्या भर दिया जाए, यहाँ पर अगर भर दिया जाए क्या, सुगठित और आपका गुम्फित। देखो ये शब्द मिला था ना कि सुगठित और गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को ही क्या बोलते हैं, पल्लवन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे बेहतर आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी हम आपको ले ले रहे हैं पत्र लेखन में। चलिए, किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेपण में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो, किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसे लिए निहित तथ्यों सहित संक्षेपण में प्रस्तुत करने को इसे क्या कहते हैं। तो 53 का जवाब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो इसका जवाब जो आपका आएगा इसे हम बोलते हैं संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण बोलते हैं, इसका जवाब का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुत्र के द्वारा पिता के लिए, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। बताइए भाई, पुत्र के द्वारा अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो ऐसे में अभिवादन में क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे भाई। तो यहाँ पर आपका जवाब देना है, सर मेरा आज वनडे है। तो अगर आपका वनडे है तो अच्छी बात है कि आपको कुछ सीखने को पहले दिन ही मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आपका 54 क्या हो जाएगा, जवाब लगभग सही है और सभी के सही जवाब हैं। यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करेंगे तो भाई यहाँ पर दिए, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन पूछा है, अभिवादन पूछा, अभिवादन, ठीक है ना, अभिवादन पूछा है। तो अभिवादन में हम लोग क्या लिख देंगे, बी वाला लिखेंगे या सी लिखेंगे, सादर प्रणाम लिखेंगे या आपका बोल देंगे स्नेहकांक्षी लिखेंगे, क्या जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पर अभिवादन में हम लोग जो होता है, देखो संबोधन और अभिवादन में अंतर क्या है, संवादन, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो उसमें से प्रयोग हम लोग सादर प्रणाम ही का प्रयोग करेंगे, है ना। अभिवादन में किसका करेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, है ना। और लड़कियां जो होती हैं नमस्ते का प्रयोग करते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और हाँ, बुक में जो आपका दिया है ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है ना। बुक में जो आपका दिया है तो उसमें ये कह सकते हो ऑप्शन गलत दिया गया है। चलिए, अगला है, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है। अगर आपको किसी को पुस्तक मंगाना है तो ऐसी स्थिति में जो पत्र लिखेंगे किसे लिखेंगे, 55 नंबर। 55 का जवाब जो आपका जाएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी, ये प्रकाशक को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा, प्रकाशक को तो लिखेंगे कि दूसरे को लिखेंगे, नहीं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में अंतर क्या होता है, अच्छा दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, बता दीजिए जवाब क्या होगा। अरे हम क्लास चल रही है, बाद में बात करना। चलिए, तो यहाँ पर देखो पुस्तक मंगाने के लिए हो गया ना। चलिए, अगले प्रश्न का आते हैं। यहाँ पर कह रहा आपसे, हाँ यहाँ पर हम बता रहे थे, कोई पूछ रहा था कि जो संबोधन में और अभिवादन में क्या होता है। संबोधन जब लिखा जाता है, कोई पत्र होता है, उस पत्र में क्या होता है, स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान फलाने ढिकाना लिखते हैं ना। तो वहाँ पर होते हैं पूज्य पिताजी, है ना, माताजी आदरणीय। इसके बाद यहाँ पर जब लिखा जाता है पत्र के नीचे क्या लिखते हो, सादर प्रणाम नमस्चरण, ऐसे शब्द होते हैं ना, इसका होता है पत्र लेखन वाला। आप दे लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक पत्र लेखन का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया है, पुत्र के द्वारा माता के लिए, पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा, उसे क्या बोलते हैं। पुत्र के द्वारा माता के लिए क्या करेंगे। तो जवाब यहाँ पर आपका 56 का जवाब क्या बनेगा भाई, जवाब बिल्कुल सही है, जवाब बिल्कुल सही है। जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा, पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा, पुत्र के द्वारा माता के लिए। तो भाई पुत्र के लिए माता के लिए जो आपका स्वनिर्देशन का होगा, तो आपका स्वनिर्देशन, देखो स्वनिर्देशन मतलब होता है अभिनिवेदन, स्वनिर्देशन मतलब होता है अभिनिवेदन। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे, जब पत्र के नीचे होता है ना, पत्र जब होता है नीचे इस साइड में क्या लिखते हैं, कहते हैं आपका पुत्र, क्या बोलते हैं भाई, आपका पुत्र लिखते हैं। जवाब यहाँ पर सी है, आपका पुत्र हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि दो अपरिचित के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। अगर कोई दो अपरिचित व्यक्ति हैं, है ना, तो उसमें से अगर पत्र व्यवहार में संबोधन होगा, उसे क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो प्रयोग करेंगे, जब कोई अपरिचित है, उसे हम लोग जानते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ महोदय का ही प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया था, जैसे कोई व्यापार होता है तो व्यापार में आपको यही शब्द मिलेगा, महोदय साहब, है ना। अदर शब्द आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कर आपसे यहाँ पर कि प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय पत्र किस श्रेणी में आते हैं। जो प्रार्थना पत्र होता है, कार्यालय पत्र होते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं।
ये किस श्रेणी में आएंगे? तो जवाब यहाँ पर आपका 58 का ऑप्शन हो जाएगा, व्यापारिक पत्र में आते हैं। देखिए किस में आएंगे? व्यापारिक पत्र में आएंगे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन क्या होगा? अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन का प्रयोग क्या करेंगे भाई? संबोधन का प्रयोग जो आप करेंगे क्या करेंगे? तो अपने छोटे से के लिए जो लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कौन सा? जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? आपका 59 का जवाब देते रहिए। 59 का ऑप्शन सी आयुष्मान। क्या बोलेंगे भाई? आयुष्मान का प्रयोग करेंगे, आयुष्मान का प्रयोग करेंगे, आयुष्मान का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, आयुष्मान का प्रयोग। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आयुष्मान हो गया और आपके चिरंजीवी हो गया, है ना? चिरंजीवी को भी प्रयोग कर सकते हैं ना। इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दो अपरिचित के आपसी पत्र व्यवहार में स्वनिर्देशन का प्रयोग करेंगे। तो स्वनिर्देशन का जो प्रयोग करेंगे, जो अपरिचित शब्द आपका कोई होगा, अपरिचित लोग होंगे, तो उसमें से हम लोग भौतिकी का प्रयोग कर सकते हैं, भौतिकी का प्रयोग। ठीक है ना? भौतिकी का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर दिया है स्वनिर्देशन। ठीक है, क्या दिया है भाई? तो आपका स्वनिर्देशन दिया है। और इसके पहले आपका जो दिया था वो दूसरा पॉइंट था। यहाँ पर स्वनिर्देशन होता है, जो कि हमने बताया पत्र के जब नीचे सब लिख जाता है तब यहाँ पर जो लिखा जाता है स्वनिर्देशन कि मैं फलाने, मैं ढेकाने, है ना, आपका आज्ञाकारी, वहां पर वो शब्द आपका भौतिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। गुरु के द्वारा, देखो यहां पर दिया है गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन क्या होगा? तो अभिवादन वाला जो आपका होता है, जैसे मान लीजिए अगर अपने बड़े भाई से बोलोगे तो अपने बड़े भाई के लिए बोलोगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श बोलते हो ना। इसी प्रकार से यहां पर पूछा है गुरु के द्वारा शिष्य को क्या बोलेंगे, तो यहां पर जवाब क्या बनेगा भाई? तो आपका 61 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा आपका ए नंबर, शुभ आशीष, मतलब शुभ आशीष शब्द आपका प्रयोग करेंगे, ए नंबर आपका करेंगे। चरण स्पर्श नहीं करेंगे भैया, अपने गुरु को चरण स्पर्श, गुरु आपको चरण स्पर्श करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है ना, वो नहीं करेगा, बोलेगा कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ये तो बोलेगा ना। तो आपका जवाब कहाँ होगा? ए नंबर आपका होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा। अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय जो उपसंहार होगा वो आपका कैसा होगा? ऐसे में किस में प्रयोग करेंगे? 62 नंबर। तो 62 का आपका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? आपका डी। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी हो जाएगा, आपका स्नेह पात्र हो जाएगा, आपका कृपाकांक्षी हो जाएगा, अर्थात जवाब आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए पद का शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए क्या होता है? संपादक के नाम पत्र में क्या प्रयोग करेंगे? तो संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे अपने ऑप्शन सी की ओर, जो कि महोदय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूजनी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर महोदय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? सेवा में जो लिखा जाता है, सेवा में वो कहाँ आप लिखेंगे? सेवा में प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो कहाँ पर होता है? तो आपका देखिए, मान लीजिए आपका पत्र है, आपका यहाँ पर पत्र है, तो भाई स्टार्टिंग ऐसे होती है तो बोलते हैं सेवा में फलाने ढेकाने दईमाने, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका बाईं ओर आपका होता है। ठीक है, बाईं ओर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है? तो भाई ये बताइए, दिनांक जो आप लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे? क्या इस प्रकार से लिखेंगे या इस प्रकार से लिखेंगे, या शुद्ध साफ इसका प्रयोग करेंगे? जवाब किसको करेंगे? सी वाले को प्रयोग करेंगे। सी वाले करेंगे ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। देखो यहाँ पर शिष्य के द्वारा गुरु को संबोधन है ना, शिष्य के द्वारा यहाँ पर गुरु को पत्र में संबोधन पूछा गया है। तो संबोधन जब स्टार्टिंग होती है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? 66 वाले में। तो यहाँ पर 66 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर, मतलब श्रद्धेय गुरु जी, है ना। मतलब वो स्टार्टिंग बोलते हैं प्री गुरु जी, प्री शब्द लगाते हैं क्या गुरु जी के लिए? गुरु के लिए प्री शब्द नहीं लगाते हैं, वहां पर होता है क्या, जो आपका यहाँ पर कौन सा बी वाला आपका है, इसका प्रयोग करेंगे श्रद्धेय गुरु जी, अपना श्रद्धा अपने हम पर बनाए रखना, है ना, इसका आपका होता है। ना ही हम कभी नमस्ते का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं श्रद्धेय गुरु जी, मतलब हमारे जो आराध्य गुरु जी उनके से। तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अभी इसको और अभी अच्छी तरीके दिखा देंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न से कौन सा पत्र आपका आता है? सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र हम लोग किसे बोल देंगे भाई?
तो सामाजिक पत्र जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? जवाब जो आपका हो जाएगा कौन? तो देखिए एक बार पुस्तक मंगाने के लिए नहीं, शुल्क माफ के लिए नहीं, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा जो सामाजिक पत्र होते हैं वो आपकी रिश्तेदारी वाले होते हैं, अर्थात यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा इनको व्यक्तिगत वाले पत्र बोलते हैं। ऑप्शन ए बधाई पत्र हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो हमारी लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती है, सिंपल सी बात बता दें, सच में हमारी लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती है, और जिसको समझ में आ जाती है तो भी जाती भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ सबसे आपके हटके होता है। जो भी पढ़ा देंगे वो एग्जाम में मिलने वाला होगा, टाइम पास करने वाला तो हमारे लाइफ में लिखा नहीं है हमारे डिक्शनरी में, ठीक है। चलिए संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? संक्षेपण को आप क्या बोलेंगे? देखो जो संक्षेपण होता है वो मूलतः जो मैं बताया था कि 1/3 शब्दों में लिखा जाता है, मतलब वही मेन आपका पॉइंट होता है, मेन पॉइंट वही होता है। तो यहाँ पर जो संक्षेपण होता है वो आपका होता है क्या? ऑप्शन सी, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, कि आपने कितना अच्छा लेख लिखा है, आपने कितना अच्छा लेख लिखा है, आपने कितना अच्छा सीखा है। क्योंकि जो आपका संक्षेपण होता है पूरे पत्र में निचोड़ होता है, वो क्या होता है? पूरे पत्र का निचोड़ होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मानसिक प्रशिक्षण होता है, आपकी जो मानसिक बातें बता देता है कि नहीं आपके अंदर कितनी सोचने क्षमता है। अगला दिया गया है संक्षेपण करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? संक्षेपण जब भी करना चाहिए तो किस किस का बात ध्यान करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो दिया गया है सभी बातों को बढ़ा चढ़कर लिखना चाहिए, नहीं, यहाँ पर देखो दिया गया है कि कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी चाहिए। मतलब संक्षेपण जो आपका होता है 1/3 शब्दों में तो आप लिखेंगे, पूरे पत्र का 1/3 शब्दों में आप लिखेंगे, और उसमें भी अगर मेन पॉइंट ना लिखें, दुनियादारी लिख लें, है ना, तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपका होता है कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बात वहां पर छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। पुत्री के द्वारा माता को संबोधन, तो भाई अगर पुत्री है और माता को संबोधन दे रही है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग करेंगे? पुत्री के द्वारा क्या करेंगे? तो यहाँ पर दिया है प्रिय माता जी, आदरणीय माता जी, पूजनीय माता जी, उपयुक्त सभी। किसका जवाब करेंगे? यहाँ पर 70 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर पुत्री हैं पुत्री हैं, तो हम लोग पूजनीय माता जी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा पूजनीय माता जी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना होगा? समाचार पत्र संबंधी अगर है तो भैया ऐसे में संबोधित करना होगा, किसे करेंगे? समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? 71 का जवाब बी, संपादक को। किसे करेंगे? संपादक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र को श्रेणी में आता है। देखिए अगर आपके सगे संबंधी हैं, है ना, मित्र आपके हैं, उनको पत्र लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? तो जवाब आपका हो जाएगा सी, ये आपका होता है सामाजिक पत्र होता है। क्या होता है? सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है उसे, मान लो हमने आपको, मतलब ये देखो हम होता क्या है, ठीक है, इसका जवाब देख लीजिए। इसका होता है अनुस्मारक। ये क्या होता है? अनुस्मारक मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। इसका सी हो जाएगा अनुस्मारक मतलब होता है याद दिलाना। मतलब कि कोई लेटर आपने किसी अधिकारी को लिख दिया, उसने आपका रिप्लाई नहीं दिया, तो अब उसको याद दिलाने के लिए दोबारा जब पत्र लिखेंगे तो वो मेन पत्र के जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा कम शब्दों में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसे बोलते हैं अनुस्मारक बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला दिया है कि विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं तथा राजपत्रित अधिकारियों जो गजट के तबादले होते हैं, नियुक्ति हो, छुट्टी हो, जाने की सूचना हो, राजपत्र में प्रकाशित करके जन साधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है, इसको हमने अभी बताया था कि जो आपकी अधिसूचना होता है, अधिसूचना ही होता है ना, जो उच्च से निम्न की ओर आता है। जवाब कहाँ पर होगा? ए नंबर हो जाएगा, अधिसूचना। अब तो भैया ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए तो शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर दिया है शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जवाब जो 75 का जवाब हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसे सरकारी पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरकारी पत्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना है ना, प्रेषक को लौटाना है, तो आप आवश्यकता जो पड़ती है उस समय वो पड़ती है आपकी पृष्ठांकन की। किसकी? पृष्ठांकन की। ऑप्शन बी बनेगा, पृष्ठांकन हो जाएगा।
और अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, एक तो मान लो इधर पत्र जा रहा है, उसी की कॉपी जा रही है, तो कॉपी क्या बोलेंगे, प्रतिलिपि तो बोलेंगे ना, कि एक फोटो कॉपी दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है, उसीलिए बोलेंगे हम लोग प्रतिलिपि बोल देंगे कि दूसरी जगह भेजी रहे तो प्रतिलिपि हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है जो कि यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कार्यालय अथवा विभाग का वह अधिकारी जो अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे कहलाता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे कहलाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अधीक्षक बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधीक्षक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा जवाब, इसका जो आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अधीक्षक होता है, बी नंबर। ठीक है ना, आओगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। भाई पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। ठीक है।